स्टूडेंट्स, आज के राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह है संघीय संसद, यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। संघीय संसद क्या है, पहले ये बता दें आपको कि हमने आपको बताया था कि जो सरकार है, सरकार के 3 अंग होते हैं। किसी भी सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये 3 अंग होते हैं। जो व्यवस्थापिका है इसे विधायिका भी कहते हैं। व्यवस्थापिका को विधायिका भी कहते हैं। विधायिका क्यों कहते हैं? विधायिका विधि शब्द से बना हुआ है। जो विधि बनाती है उसे विधायिका कहते हैं। विधायिका, और यही विधायिका जब संघीय संसद की हम बात करते हैं, जब संघीय सरकार की, अगर ये सरकार संघीय सरकार है तो संघीय सरकार का मतलब इसे हम भारत सरकार भी कह सकते हैं। संघीय सरकार यानी भारत सरकार यानी केंद्र सरकार। हम लोग भारत के संदर्भ में पढ़ाई कर रहे हैं, तो संघीय सरकार यानी कि भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार। तो जो केंद्र सरकार की कार्यपालिका हमने पढ़ लिया था, संघीय कार्यपालिका हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग संघीय व्यवस्थापिका पढ़ रहे हैं। संघीय व्यवस्थापिका या संघीय विधायिका, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसे आप क्या कहते हैं? संसद। ध्यान रखिएगा, इस संसद, इस संघीय विधायिका या व्यवस्थापिका को और किस नाम से जानते हैं? संसद। यानी कि आज जो चीज हम पढ़ रहे हैं वह है संसद, और इस संसद के 3 अंग होते हैं। जो भारत की संसद है, जो भारत की विधायिका है, उसको संसद कहते हैं। भारत की विधायिका को तो संसद कहते हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य देश, से बताते चले आपको, इसी प्रकार कुछ अन्य देश हैं, जैसे जो अमेरिका की संसद है, अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? अगर यूएसए की संसद को देखें तो यूएसए की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस। क्या कहते हैं? कांग्रेस। इसी प्रकार जो जापान की संसद है, जापान की जो व्यवस्थापिका है उसको क्या कहते हैं? डाइट। डाइट। इसी तरह जो बांग्लादेश की संसद है, बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? जातीय संसद। चूंकि ये हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, इसको क्या कहते हैं? जातीय संसद। जातीय संसद। इस तरह से अलग अलग देशों की जो व्यवस्थापिका है उनको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। फिलहाल हम भारत के संसद के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको हम बताते चले कि जो भारत की संसद है उसके 3 अंग होते हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। जो भारत के संसद का तीसरा अंग है उसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। अब यहां आपको हम बताते चले कि जब हम संघीय कार्यपालिका पढ़ रहे थे तो संघीय कार्यपालिका में हमने प्रमुख रूप से राष्ट्रपति को पढ़ा था, और संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो संघीय व्यवस्थापिका में भी राष्ट्रपति है। यहां एक बात ध्यान देने की है कि जो संसदीय सरकार होती है, संसदीय सरकार में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में ओवरलैप करते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं। अगर राष्ट्रपति शासन है यानी अध्यक्षीय शासन प्रणाली है तो वहां पे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका बिल्कुल अलग अलग होंगे। वहां सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, और उनकी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होंगे। कोई भी सदस्य एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ठीक है। अब ये जो भारत में संसद है यानी भारत की संघीय व्यवस्थापिका है, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद, भारत के संविधान का अनुच्छेद, ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 79। भारत के संविधान का अनुच्छेद 79 किस चीज की व्यवस्था करता है? भारत के संसद की व्यवस्था करता है, जो कहता है कि भारत में एक संसद होगी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत में एक संसद होगी जो भारत के लिए कानून बनाएगी। तो इस प्रकार भारत के संसद में के 3 अंग हुए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
ध्यान रखिएगा, जब अंग की बात करता है तो 3 अंग हम लिखते हैं, लेकिन अगर सदन की बात करता है कि भारत की संसद के कितने सदन हैं, तो आप 2 सदन लिखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब बताते चले कि जो लोकसभा है इसमें जो अधिकतम संख्या हो सकती है वह है 552। जो अधिकतम संख्या ये हो सकती है, ये 84वें संविधान संशोधन, कौन सा 84वां 84वां संविधान संशोधन द्वारा यह कहा गया है कि 2026 तक राज्यवार, मतलब प्रत्येक राज्य में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या सुनिश्चित की गई है वह यथावत बनी रहेगी, यानी 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अब यह देखेंगे कि जो 552 की व्यवस्था अधिकतम हो सकती है, लेकिन वर्तमान में है कितने? वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या है 545। 545 इसमें वर्तमान में 545 सदस्य ही है। इस 545 में 543 चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। 543 क्या होते हैं? निर्वाचित, यानी कि ये चुने जाते हैं किसके द्वारा? जनता द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से। और जो 2 होते हैं वह मनोनीत होते हैं। मनोनीत कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। इनको मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। किसको मनोनीत करता है? 2 एंग्लो इंडियन। तो 543 हमने आपको पहले भी बताया था, प्रथम आओ प्रथम पाओ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति से 543 सदस्य चुने जाते हैं, और 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन हैं वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस समय वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 545। अब ये देखते हैं कि जो लोकसभा है इसका कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, और 5 वर्ष के बाद फिर आम चुनाव होता है। हाँ, इस बीच अगर प्रधानमंत्री परामर्श दे, अपने मंत्रिपरिषद के से सलाह करके अगर राष्ट्रपति को परामर्श दे कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए, तो बीच में भी लोकसभा भंग हो सकती है। नहीं तो सामान्य तौर पर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जो लोकसभा के सदस्यों का भी जाहिर सी बात है कार्यकाल 5 वर्ष होगा। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको क्या कहते हैं? स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है। अब यह ध्यान रखने की बात है कि जो लोकसभा है भारत में वह बहुत शक्तिशाली है। अगर भारत में कोई धन विधेयक पेश होना है तो वह धन विधेयक लोकसभा में ही पेश होता है। भले ही वो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से पेश होता है, लेकिन लोकसभा सरकार तभी बनी रह सकती है, अपने पद पे काम कर सकती है, बनी रह सकती है, जब तक कि उसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त होता है। यानी कि अगर लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तो सरकार बनी रहेगी, और जैसे ही लोकसभा में वो अपना विश्वास खो देती है वैसे ही सरकार गिर जाती है। तो इस संदर्भ में लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं राज्यसभा। जो राज्यसभा है इसमें कुल 250 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250, लेकिन वर्तमान में है कितने? 245। ध्यान रखिएगा, 245। ये 245 में 230 सदस्य 233 सदस्य यह निर्वाचित होते हैं। किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष। यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन इनका होता है, अप्रत्यक्ष। और किसके द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं? राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। अप्रत्यक्ष राज्यों की विधानसभाओं, मतलब प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की सीटें निश्चित हैं, और उस राज्य की सभा की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, तो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा ये निर्वाचित होते हैं। और जो 12 सदस्य होते हैं, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। कौन मनोनीत करता है? पुनः भारत का राष्ट्रपति। जैसे यहाँ लोकसभा में 2 मनोनीत करता है, राज्यसभा में 12 मनोनीत करता है। ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह किस क्षेत्र से आते हैं? इसको गिनाए, 4 क्षेत्र हैं गिनाए गए। क्या है? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। ध्यान रखिएगा, ये 4 क्षेत्र हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। ये 4 क्षेत्रों से ये
के एक्सपर्ट होते हैं जो इनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। एक बात यहाँ और बता दें आपको, जब राज्य की विधान परिषद की बात करते हैं, जो जिन राज्यों में विधान परिषद है, तो वहां भी राज्यपाल द्वारा कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं। वहां भी ये 4 के साथ एक 5वां और भी कॉलम जोड़ा गया है जो है सहकारिता। ठीक ऐसा ही ढांचा राज्यों की विधान, जब राज्य की विधानसभा विधान मंडल पढ़ेंगे तो वहां भी ऐसे ही स्थिति है, उसको बाद में पढ़ेंगे। तो ये आप जानेंगे कि जो राज्यसभा है उसकी क्या स्थिति है, ये हमने आपको बताया कि 245 सदस्य हैं, 233 निर्वाचित होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, और 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। अब राज्यसभा जो है, जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल है यह कैसा है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब यह कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, स्थायी सदन है। लेकिन सदस्यों का, जो इसके सदस्य होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। 6 वर्ष होता है कार्यकाल, 6 वर्ष होता है। और यह भी ध्यान रखने वाला है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष के अंत पर, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात, इसके प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इसके 1/3 सदस्य, कितना? 1/3, 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त सदस्य, रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो राज्यसभा है वो हमेशा रहती है, कभी भंग नहीं होती, वह एक अस्थायी सदन है। हाँ, अब जैसे लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है वो स्पीकर होता है, जो राज्यसभा में अध्यक्ष होता है उसको, वो कौन होता है? उसको सभापति कहते हैं। और राज्यसभा का जो सभापति है वो क्या होता है? पदेन। राज्यसभा का सभापति पदेन उपराष्ट्रपति। जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। तो इस प्रकार अब इससे कई बार इस भ्रम में मत आ जाइएगा कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना होगा। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, ऐसा नहीं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 ही वर्ष का होता है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ध्यान रखिए, वो सभापति तो होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, जबकि स्पीकर राज्यसभा को, लोकसभा का सदस्य होता है। और इसका कार्य जैसे अन्य सदस्यों का 5 वर्ष होता है, वैसे स्पीकर का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। अब हम ये जानेंगे कि लोकसभा की शक्तियां क्या है। तो लोकसभा की शक्तियां, जैसा कि हमने बताया कि सारी शक्तियां, सारी इंपॉर्टेंट पावर्स इसके हैं। पहला क्या है? पहला, जैसे हम कह सकते हैं इसको, पहला विश्वास मत, यानी कि अगर लोकसभा का विश्वास है तभी सरकार रहेगी, और लोकसभा विश्वास अगर खो देती है सरकार, तो सरकार गिर जाती है। तो विश्वास मत इसी के पास होता है। तो विश्वास मत, अविश्वास मत, अगर ये राज्यसभा अविश्वास ले आ दे तो सरकार गिर जाएगी। तो ये दोनों अधिकार इसके पास होते हैं। फिर इसके पास धन विधेयक, धन विधेयक को पास करने का, धन विधेयक को पास करने का इसके पास बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट। राज्यसभा इसमें कुछ कर नहीं सकता, 14 दिन तक किसी विधेयक को बस रोक सकता है, धन विधेयक। तो ये 2 इसके इंपॉर्टेंट पावर्स। इसी प्रकार निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ये सारे प्रस्ताव यह लोकसभा ला सकती है। इसी प्रकार राज्यसभा के कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं। राज्यसभा के स्पेशल पावर्स में क्या होते हैं? पहला कि नई अखिल भारतीय सेवा, नई अखिल भारतीय सेवा। भारत में 3 अखिल भारतीय सेवा है, IAS, IPS, IFS। अब अगर किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो राज्यसभा अपनी 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन, मतलब सृजन मतलब बनाना, कौन बना सकता है? राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से। अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकते हैं। और दूसरा एक्सक्लूसिव राइट इसके पास क्या है? दूसरा एक्सक्लूसिव राइट इसके पास यह है कि राज्यसभा अगर राज्य सूची के
राज्य सूची के किसी विषय पर राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर सकती है। अभी आपको बता दें, जान लीजिए कि भारत में जो संघीय शासन प्रणाली है, भारत का जो सिस्टम वो फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन किया गया है, डिवीजन ऑफ पावर्स, कि राज्य के पास क्या शक्तियां होंगी और केंद्र के पास क्या शक्तियां होंगी। जो शक्तियां राज्य के पास है उस पर विधानमंडल कानून बनाता है, जो शक्तियां केंद्र के पास है उस पर संसद कानून बनाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी विषय का महत्व इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है, तो फिर उस पर कानून बनाने की शक्ति अगर संसद को चाहिए, अगर संसद ये चाहती है कि उस पर संसद कानून बनाए उसके महत्व को देखते हुए, तो ऐसा तभी हो सकता है जब राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से उस विषय को, राज्य सूची के उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। तो इस प्रकार यह लोकसभा के एक्सक्लूसिव राइट है और यह राज्यसभा के एक्सक्लूसिव राइट है, यानी कि जो अलग अलग सदनों के पास अलग है। अब प्रश्न उठता है कि संसद की समन्वित रूप से क्या शक्ति है। अगर पूछा जाए कि संसद के अधिकार और शक्तियां बताइए, तो आपको संसद के अधिकार और शक्तियां बताने के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं, आप बता सकते हैं। संसद कानून बनाती है, पहली बात। दूसरा बात, संसद और क्या करती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। तीसरी बात, संसद क्या करती है, संसद संविधान में संशोधन करती है। चौथा काम संसद क्या करती है, संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कैसे, जब भी संसद की कार्रवाई चलती है तो संसद के सदस्य सरकार के मंत्रियों से उनके विभाग से संबंधित प्रश्न पूछते हैं और इस प्रश्न का उत्तर उन मंत्रियों को देना होता है। और इस प्रकार संसद सरकार पे नियंत्रण रखती है, अंकुश रखती है और लगातार प्रेरित करती है कि मंत्री अपने विभाग का कार्य ठीक से करते रहें और अपने विभाग के बारे में अवेयर रहें। तो इस प्रकार संसद के बहुतेरे कार्य होते हैं और ये सारे कार्य तो हमने आपको एक्सक्लूसिव बताया। इस प्रकार भारत के संसदीय शासन प्रणाली में, भारत एक संसदीय शासन प्रणाली है जहां संसद के इस प्रकार से संसद का स्ट्रक्चर है, जो उसके 3 अंग हैं, 2 सदन हैं और दोनों सदनों की इस प्रकार गठन है और ये और अधिकार और शक्तियां हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।